गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज चर्चा करेंगे, बल्कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन को। तो हम लोग जैसा कि उस दिन चर्चा किए थे कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन एंड दिस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी जानोगे तो रिएक्शन की मैकेनिज्म कुछ समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी के बारे में चर्चा किए थे। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस में एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ कोलाइड करना चाहिए टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, ब्रिंग अबाउट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम लोग दिए थे, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर और टर्मोलिकुलर, यानी ट्राईमोलिकुलर का पिछले दिनों दिए थे। और ये भी बोले थे कि ये प्रोबेबिलिटी या संभावना कि मोर देन 3 molecules और आयंस और एटम्स विल कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इज वेरी रेयर। बहुत कम संभावना है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एट ए टाइम साथ साथ कोलाइड करेगा। इसका मतलब है कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, 3 भी बहुत रेयर केस में होता है, और उस तरह का रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 होगी वो उस तरह का रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होता है, नंबर 1। दूसरी बात ये बात आई थी कि मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री एजुकेशन डिफिनेशन में ही लिखा हुआ था कि ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब है कि मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन का होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी पर कभी बात भी नहीं करेंगे हम, कभी नहीं बात करेंगे, होता ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि रिएक्शन है KClO3 + 6FeSO4 H2SO4 KCl 3SO3 इस रिएक्शन पर गौर करोगे तो 1 + 6 + 3 10 मॉलिक्यूल्स और स्पेसिस ऐसा दिखाई पड़ता है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 10 है टोटल। और हम लोग इससे पहले देखे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी कोफिशिएंट से निकाले जाते हैं, कभी कभी उसके बराबर होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर भूल रहे हो तो हम एक बार बता दें, इस तरह का एक रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, A + B gets converted into C और D, और रेट इसका निकला था, इस तरह से निकला था, रेट = K A⁻X और B⁻Y लिखना पड़ा था। और ये कहते हैं कि X और Y A और B के इक्वल टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल कभी हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके सम के बराबर। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A और + B, अगर A = X हो जाए, B = Y, जिसमें हो जाए, जब नहीं होता है तब अलग बात है। तो दोनों का सम यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा। नहीं है तो जो XY का वैल्यू होगा उसका सम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो अगर मान लेते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर उसका पावर अगर रेज होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 10 तक की तरह पता चलता है कि 10 होना चाहिए। बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। कहाँ 10 और कहाँ 2? इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जरूर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एक बार में 10 मॉलिक्यूल को कोलाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सेवरल स्टेप्स में ये रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब सवाल है कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये कई स्टेप्स में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा स्टेप इसका रेट को तय करेगा? रेट फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है अगर रिले रेस में विनिंग के चांसेस सबसे उसी पर डिपेंड करता है, जो पर्सन या जो पार्टिसिपेंट सबसे स्लो दौड़ता है वही जिता पाएगा, तो जिता पाएगा, नहीं तो हार तय है। यानी सबसे स्लो दौड़ने वाला। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पर क्यों डिपेंड करता है? मैंने सबसे स्लो जो स्टेप काम करेगा उसी हिसाब से ओवरऑल रिएक्शन आगे बढ़ पाएगा, रिएक्शन उसी हिसाब से बढ़ पाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसी फैक्ट्री में हमको कार का प्रोडक्शन करना है, मार्केट में सप्लाई देना है, और एक जगह चेजिस बन रहा है, एक जगह इंजन बन रहा है। बॉडी चेजिस बने, बॉडी कार का पूरा बॉडी, और एक जगह इंजन। और फैक्ट्री दिन भर में अगर 100 इंजन तैयार करता है और बॉडी मान लो 200 तैयार करता है, तो सप्लाई के लिए कार कितने होंगे? 100, क्योंकि इंजन तो 50 ही तैयार हुआ है, 100 बॉडी तैयार है तो पड़ा रह जाएगा वो तो 50। इसका मतलब इंजन एक दिन में बनने का रेट है 50। एक दिन में कार का इंजन 50 बन पा रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंजन इज 50 पर डे। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चेजिस 100 पर डे। चेजिस ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है, इंजन स्लो बन रहा है, तो कार ओवरऑल जो कार तैयार होगा मार्केट में सेल करने के लिए, तो जो स्लो बन रहा है उसी हिसाब से नंबर तय होगा कि कितना कार तैयार होगा। और यही एग्जाम्पल इसीलिए कहते हैं कई स्टेप्स में, यहाँ 2 स्टेप में हुआ है, एक स्टेप में इंजन बन रहा है, एक जगह बॉडी चेजिस बन रहा है, तो स्लो वाला तय करेगा कि ओवरऑल प्रोडक्ट कितना तैयार होगा। तो
किसी रिएक्शन। फॉर सिमिलरली कहता है कि एग्जाम्पल कंसीडर करो कि कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ पेरोक्साइड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ I- आयन आयोडाइड आयन इन एन अल्कालाइन मीडियम। रिएक्शन है ये 2H2O2 I- अल्कलाइन रिएक्शन H2O2। कहता है कि इसका रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया। रेट इक्वल टू, रेट का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट है उसमें माइनस स्मॉल dt लगाते हैं, डी और रिएक्टेंट का नाम यह लिखते हैं यानी कंसंट्रेशन, और dt इक्वल टू KH2O2 और I-। ये तुम रिएक्शन को देखोगे, इस रेट लॉ को देखोगे तो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑर्डर 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। हम यहाँ देखते हैं आयोडाइड तो रिएक्टेंट है नहीं है और रेट लॉ में आयोडाइड भी आ गया है। इसका मतलब है रेट तय करने में आयोडाइड आयन का भी रोल होगा। इसका मतलब है, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म इसका जो डेवलप किया साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप्स में। रेट लॉ देखकर, रेट लॉ के आधार पर तय किया साइंटिस्ट लोगों ने कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। In 2 steps, 2 steps. पहला स्टेप नंबर 1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड combines with iodide ion to form H2IO-. And step number 2, H2O2 plus IO- forms H2O plus O2 plus I-. This reaction has been found to be slow and this has been found to be fast. एक्सपेरिमेंट जब साइंटिस्ट लोगों ने किया है तो देखा है कि ये रिएक्शन स्लो है, ये फास्ट है। अभी चर्चा किया अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में हो रहा है। एक स्टेप में होता है तो एलिमेंट्री, और ये भी बोले थे कि अगर मोर देन 1 स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है सेवरल स्टेप्स में तो रेट वही तय करेगा जो स्लो है। इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज दिस वन। ये है रेट डिटरमाइन। तो वही हम लोग बोल रहे थे कि व्हिच स्टेप कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो यही रेट तय करेगा, मतलब रेट इक्वेशन यहीं से निर्धारित होगा। और इसीलिए जब तुम देख रहे हो ओवरऑल रिएक्शन जोड़ोगे तो वही हो जाएगा। ऐड करके देख लो, अगर अगर रेट तय करेगा तो रेट नेचुरली रेट वही होगा। रेट इक्वल टू K H2O2 का कंसंट्रेशन और I- का कंसंट्रेशन, ये रेट लॉ मिला हुआ है। अब ये सब जो डिस्कशन हो गया हम लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी पर, तो इस डिस्कशन से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हमको डिस्कशन से निकला। तो देखिए क्या कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ऐसे आंख मूंद के कोई इक्वेशन देख के नहीं बता सकते, नहीं तो इसका 10 बता देते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखा था हमने उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 10 बता देते, लेकिन 10 हम लोग इसलिए नहीं बताए क्योंकि हमको उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना था। और ये रिएक्शन हमने कहा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, कैन बी 1 2 3 4 etc., कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो, बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी 0 और एनी फ्रैक्शन और नॉन इंटीजर। ना कोई नॉन इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, 1 2 3 होगा, नॉन इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, 0 नहीं होगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी देखा ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, बहुत बड़ा रिएक्शन, 10 ठो मॉलिक्यूल उसमें इन्वॉल्व था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रूप में, बट ऑर्डर हुआ 2। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उस पर मॉलिक्युलरिटी पर बात ही नहीं करनी है, नहीं इसके मॉलिक्युलरिटी कैसे होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैंने सेवरल स्टेप्स में होगा, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वहाँ से तय होगा, वहीं से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निर्धारित होगा, स्लोवेस्ट स्टेप से। और उसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट वेरी स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप इज इक्वल सेम एज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये बातें होंगी। अब क्या है, हम लोग चर्चा करेंगे
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अभी तक में हम लोगों ने जो नोट किया है, अभी हम लोग लिखते थे रेट वगैरह, दो तरह से रेट लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखते थे माइनस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इक्वल टू के, और यहाँ लिखते थे कोई भी रिएक्टेंट अगर आर होता था तो आर, और यहाँ पर कुछ न कुछ पावर देते थे एन, कुछ भी है। एन का वैल्यू 0 है तो 0 ऑर्डर, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर हो जाता था। तो ये इस तरह से रेट लिखते थे, अर्थात या फिर इसको स्पेलिंग करके लिखते। अगर ऐसा नहीं लिखना होता था तो हम लोग यहाँ पर RAT लिखते थे रेट। और जब स्मॉल डी के टर्म्स में लिखते थे तो इसको बोलते थे ये इंस्टेंटेनियस रेट है। और यदि डेल्टा कर देते थे देन हम लोग कर देते, दोनों जगह डेल्टा कर देते थे तो कहते थे एवरेज रेट, एवरेज रेट है। हम लोग डी वाला यहाँ लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो और ये इस रेट लॉ, ये रेट लॉ कहलाता था। और रेट लॉ में बात आती थी डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रेट, डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन पर कंसंट्रेशन पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ये कह सकते। बट इसमें होता क्या है कि इस रेट लॉ को ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए। स्मॉल डी वाला इंस्टेंटेनियस रेट होता है। For obtaining instantaneous rate, we have to obtain the slope of the tangent at time t, at point t of the concentration versus time graph. एक तरफ कंसंट्रेशन होगा y एक्सिस में, x एक्सिस में टाइम का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के किसी पॉइंट पर, पॉइंट टाइम t पर एक टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उससे इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। बट सम टाइम्स और मेनी ए टाइम, ज़्यादातर टाइम में ये काम करना मुश्किल होता है कि टेंजेंट कैसे खींचा जाए। कंप्लीट सर्किल जैसा स्ट्रक्चर होगा तब तो टेंजेंट जो है रेडियस मिलाकर परपेंडिकुलर करके खींच देता है, अदरवाइज टेंजेंट खींचना हमेशा आसान नहीं होता है। और जब तक इंस्टेंटेनियस रेट का वैल्यू नहीं निकल पाएगा तो रेट लॉ या रेट इक्वेशन नहीं मिलेगा और रेट कांस्टेंट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसको अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है इसको इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हमको डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन डाटा यानी कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स और रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाता है। अब है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से निकालेंगे। और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन उसका निकलेगा। और लेकिन हम लोग दो ऑर्डर निकालेंगे, हम लोग के सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग देखें जरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसा होगा तो देखिए। हम लोग जानते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट दैट इज की ये अर्थात रेट अर्थात ये दोनों में से ये अर्थात ये ऑब्लिक या दैट इज ये दिस वन इक्वल टू इतना होता है k टू द r की पावर 0 होता है। फॉर एनी रिएक्शन r गेटिंग कन्वर्टेड टू p। इस तरह का कोई रिएक्शन है, r नाम का रिएक्टेंट है, p नाम का प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं रेट लॉ जब भी निकलेगा तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रूप में निकलता है। ये हो गया। अब क्या है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के, क्योंकि r टू दी पावर एनीथिंग टू दी रेज टू दी पावर 0 इज 1 और डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। ऑन इंटीग्रेशन अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन होता है यहाँ पर, यहाँ भी दे सकते हैं बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। डी आर का कंसंट्रेशन हो गया आर, माइनस के तो बाहर हो जाएगा, डी टी का हो जाएगा टी और प्लस आई। अब ये प्लस आई क्या है, यहाँ पर तुम देख रहे हो इंटीग्रेशन जो सिंबल इसमें अगर लिमिट दिए हुए नहीं रहे तो इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। मैथमेटिक्स वाले को पता होगा, मैथमेटिक्स वाले सब जानते होंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जब कभी भी किया जाता है तो एक्सप्रेशन में एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया जाता है, वो उसका सिंबल आई हो या के हो या कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री में आई यूज होता है। अब है क्या, एट टाइम टी। अब इस आई का वैल्यू कहाँ से आ गया, तो एक अननोन क्वांटिटी कांस्टेंट है बट वी आर नॉट नोइंग इट्स वैल्यू। तो एट टी इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में एक्सपेरिमेंट जब शुरू किए थे
ये था, ये दिस आर स्क्वायर ब्रैकेट, आर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द concentration of the reactant R, molar concentration, square bracket में molar concentration at time t. at time t का मतलब एक्सपेरिमेंट जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से 10 मिनट बाद अगर है तो टाइम का वैल्यू 10 मिनट उस समय इसका कंसंट्रेशन, अगर 15 मिनट में तो इसका वैल्यू और डिक्रीज कर जाएगा, 20 मिनट में और भी चेंज हो जाएगा। यानी ये वेरी होने वाला चीज़ है, टाइम चेंज करते जाओ ये चेंज होते जाए। अब एट टाइम t इसका जो r का जो वैल्यू था इसको इसका एक अलग सिंबल हो जाता है ये, इसका मतलब है ये 0 टाइम का यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है। अगर इसको हम पुट करते हैं उस इक्वेशन में तो r के बदले हो जाएगा r0 माइनस के t का वैल्यू हो जाएगा 0 i, और तुम देखते हो i का वैल्यू निकल जाएगा ये, क्योंकि ये तो 0 हो गया। सो i का वैल्यू इतना हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन दिस इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा r इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0। ये r0 i का वैल्यू है, यहाँ से i का वैल्यू, ये i का वैल्यू r0 है, उसी को यहाँ पुट कर दिए और ये इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को अगर गौर करोगे, ये इक्वेशन मिलता है अगर हम इसको y मान लें, इसको मान लें mx और ये मान लें c। स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx c, y वेरी x वेरी, दोनों वेरी करता है, c कांस्टेंट रहता है, ये इंटरसेप्ट करता है y एक्सिस को जहाँ कट करता है ग्राफ, तो ओरिजिन से लेकर वहाँ तक का जो वैल्यू है होता है वो इंटरसेप्ट कहलाता है, और ये जो m होता है x का कोफिशिएंट, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ कहलाता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ को टेंजेंट से टेंजेंट ड्रॉ करके निकालना पड़ता है। और इसका ग्राफ x और y का जो ग्राफ निकालेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता हुआ जाएगा, उससे c का वैल्यू मिलेगा, मतलब फ्रॉम ओरिजिन टू वहाँ। और अगर ये स्लोप अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ का नेचर होगा लो, फ्रॉम लोअर साइड से अपर साइड वो प्रोसीड करेगा, अगर ये माइनस में रहेगा तो ग्राफ अपर साइड से लोअर साइड की ओर हो जाएगा। लेट अस सी हाउ, जरा देखते हैं कैसे इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम के बीच में यही दोनों वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने एक नॉन अमाउंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट शुरू में लेते हैं। तो ये ग्राफ है, इधर टाइम t है और इधर है कंसंट्रेशन ऑफ r। तो ये ग्राफ का नेचर ऐसे होगा, ऐसे वो लोग से ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि ये निगेटिव है स्लोप, स्लोप का साइन, और ये जो ग्राफ का स्लोप मिलता है वो माइनस के बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है t का जो भी कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होता है, मतलब x का कोफिशिएंट जो भी होगा, यहाँ t का कोफिशिएंट जो होगा वो तो स्लोप का वैल्यू माइनस के है। और बताए थे ये जो ग्राफ जहाँ कट करेगा y एक्सिस को, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है दिस गिव्स की वैल्यू ऑफ c मतलब इस इक्वेशन में r0, यानी यहाँ पर जो कंसंट्रेशन का वैल्यू निकल रहा है वो r0 कहलाएगा। तो इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ आ रहा है इसका मतलब है तुम्हारा इक्वेशन सही है, और ग्राफ के स्लोप से k का वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट निकाला जा सकता है। तो रेट कांस्टेंट निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा अगर हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पर डिस्कस करते हैं। ग्राफ खींचेंगे और फिर ग्राफ कैसे खींचेंगे, डिफरेंट टाइम में कंसंट्रेशन का वैल्यू देखते चले जाएंगे कितना हो रहा है, डिफरेंट टाइम कंसंट्रेशन का वैल्यू देखते जाएंगे, ग्राफ खींचेंगे, k का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। इसी बात की दूसरी बात है कि इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, यू कैन सी इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे r इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0 है, इसमें हम लोग के टी को इधर ले आएंगे, इम्प्लाई दैट के टी इक्वल टू और के टी इक्वल टू r0 माइनस r, के इक्वल टू r0 माइनस r बाई टी। तो एक ये भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, इसका मतलब किसी भी टाइम का इनिशियल कंसंट्रेशन किसी टाइम का, वो टाइम वैल्यू अगर देकर इसको सॉल्व कर दें कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेरी अनकॉमन है, प्राय नहीं मिलता है, ठीक है, बट अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशन वी फाइंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कुछ कहता है सम एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और सम रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द मेटल सरफेस एज द कैटेलिस्ट, मेटल का कैटेलिस्ट हो उसके सरफेस पर जो रिएक्शन होता हो उसको होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया गैस का जो डिकम्पोजिशन होता है, अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन
प्लेटिनम कैटेलिस्ट यूज करके और कैटेलिस्ट यूज करके वेरी हाई प्रेशर पर जब हम करें तो इससे जो बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका जो रेट लॉ होता है वो इस प्रकार का है, रेट लॉ के और अमोनिया के कंसंट्रेशन पर पावर 0। अगर यहाँ पर पावर 0 लग गया इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन 0 ऑर्डर पर रिएक्शन हो रहा है। 0 ऑर्डर का मतलब होता है कि अमोनिया का कंसंट्रेशन अब तुम कितना भी बढ़ाओगे, रेट जो एकदम फिक्स्ड हो गया है, दैट इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाते जाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होने वाला नहीं हो सकता। क्यों होता है? कहता है कि प्लेटिनम के सरफेस पर अगर हम हाई प्रेशर पर अमोनिया दे दिए तो प्लेटिनम के सरफेस पर अमोनिया का मैक्सिमम सेचुरेटेड उसका सरफेस हो चुका है। और जब सरफेस मैक्सिमम सेचुरेटेड हो गया है, इसका मतलब अब फर्दर अमोनिया का अगर क्वांटिटी या प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो सरफेस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोर अमोनिया गैसेस आर नॉट एब्जॉर्ब